नमस्कार। स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। हमारा ये जो बैच है वो पशु परिचर से संबंधित है और राजस्थान की अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें भी लाभकारी है। पशु परिचर राजस्थान की जो पहली वैकेंसी है जो लगभग है वो 6000 की संख्या में आई है। तो मेरी आपसे यही विनती है कि जी जान लगाकर तैयारी करें, सफलता है वो जरूर मिलेगी। आज हम जो अगली कक्षा लेके आए हैं वो है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित। राज्य के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, उन प्रतीक चिन्हों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। और सबसे पहला जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है वो है राज्य पशु। राज्य पशु है चिंकारा और ये वन्य जीव की श्रेणी में है। राज्य पशु दो है, एक तो है पालतू पशु की श्रेणी में और एक है वन्य जीव की श्रेणी में। तो वन्य जीव की श्रेणी में है वो आता है चिंकारा। देखते हैं चिंकारे से संबंधित। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा है वो 22 मई 1981 को है वो राज्य पशु को दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले जो राज्य पशु का दर्जा है वो चिंकारे को मिला था 22 मई 1981 को। और इसका वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला गजेला। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है, यानी ये जीव है वो संकटग्रस्त प्रजाति है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। ये हिरण से छोटा होता है, इस कारण इसको है वो छोटा हिरण भी कहा जाता है। चिंकारों के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है और नारगढ़ अभ्यारण्य है वो जयपुर में है। यानी चिंकारों के लिए नारगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे है वो जोधपुर में देखे जाते हैं। कहां पे देखे जाते हैं? जोधपुर में देखे जाते हैं। चिंकारे के नाम राज्य में एक तत्वादेय यंत्र भी है, यानी चिंकारा नाम से है वो एक तत्वादेय यंत्र भी है। और चिंकारा नाम से जो पर्यटन विभाग के होटल भी है एक चिंकारा नाम से। चिंकारा हल्के भूरे रंग, भूरे अखरोटी रंग का एक सुंदर जानवर है। चिंकारे के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण के जो सींग है वो प्रतिवर्ष टूट कर है वो नए आ जाते हैं। भोले मुंह और सुंदर चक्राकार सींग वाले इस पशु के पेट के नीचे का जो भाग है वो सफेद होता है। यानी चिंकारा छोटा हिरण है, इसका जो पेट के नीचे का भाग है वो सफेद होता है ये, ठीक है। और ये अखरोटी भूरे रंग का होता है, इसके नीचे का भाग सफेद होता है। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का है वो शुभंकर है। राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों का अलग अलग शुभंकर है। तो चिंकारा है वो गंगानगर जिले का है वो शुभंकर बनाया गया है। उसके बाद में राज्य पक्षी आता है गोडाउन। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। गोडाउन के बारे में देखिए। गोडाउन को जो राज्य पक्षी का दर्जा है वो 21 मई को दिया गया था। 21 मई 1981 को इसको है वो राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, यानी चिंकारे से पहले इसको दर्जा दे दिया गया था। गोडाउन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। वैज्ञानिक नाम है वो है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। जितने भी राज्य पक्षी है इनको आपको वैज्ञानिक नाम याद जरूर रखने हैं। गोडाउन को अंग्रेजी भाषा में है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो किसको कहा जाता है? गोडाउन को कहा जाता है। गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोहनचिड़ी, ये शर्मिला पक्षी कहा जाता है। ये शर्मिला पक्षी है, आदमी देखते ही है वो छुपने की कोशिश करता है। गोडाउन के अन्य नाम क्या है? सारंग नाम है इसका, हुकना, ये हुक हुक करके आवाज लगाता है, इसका इसको हुकना बोल दिया है। चुकदर, बड़ा तिलोर और गुदनमेर भी इसके उपनाम है। गोडाउन को है वो हाड़ौती भाषा में है वो माल मोरडी कहा जाता है। हाड़ौती भाषा में इसको है वो माल मोरडी कहा जाता है, यानी जो मोरनी होती है उसी की तरह दिखाई देता है, इस कारण इसको माल मोरडी भी कहा जाता है। कहां पे? हाड़ौती में, हाड़ौती क्षेत्र में। गोडाउन है वो
राजस्थान में गोडाउन सर्वाधिक है, वो 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में? 3। एक तो सोरसन जो 12 है, 12 का क्षेत्र है, उसमें अधिक पाए जाते हैं। दूसरा है सोकलिया अजमेर, अजमेर का सोकलिया स्थान है वहां पर। और जो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर है, उनमें ये सर्वाधिक है, वो पाए जाते हैं गोडाउन के पक्षी। गोडाउन के प्रजनन के लिए है वो जोधपुर जंतु वाले प्रसिद्ध है, यानी ये जो प्रजनन करते हैं तो प्रजनन के लिए जोधपुर जंतु वाले है वो प्रसिद्ध है। गोडाउन का प्रजनन जो काल है वो या तो अक्टूबर का महीना होता है या नवंबर के महीने में है, वो अपना प्रजनन करते हैं। गोडाउन जो मुख्यतः है वो अफ्रीका का पक्षी है। याद रखना, पूछ लिया जाता है कि गोडाउन है वो मूलतः कहाँ का पक्षी है, तो यह है अफ्रीका का पक्षी है। गोडाउन की जो कुल लंबाई है वो 4 फीट तक होती है। गोडाउन के जो ऊपरी भाग का रंग पीला होता है, ऊपरी भाग का रंग है वो कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तथा सिर के ऊपरी भाग का रंग है वो नीले रंग का होता है। जो ऊपर इसका सिर का भाग है वो नीले रंग का होता है। इसका जो प्रिय भोजन है वो एक तो मूंगफली मानी जाती है, एक है वो तारा मीरा है, इसका वो प्रिय भोजन है। गोडाउन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि राजस्थान के अलावा ये और कहां पाए जाते हैं, तो राजस्थान के अलावा ये गुजरात में अपन को देखने को मिलेंगे। गोडाउन शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, ये शतुरमुर्ग की तरह है वो दिखाई देता है गोडाउन। 2011 में इसकी IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकल इंजेंट संकटग्रस्त प्रजाति है वो माना गया है। इसको भी एक संकटग्रस्त है वो प्रजाति माना गया है। गोडाउन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर, यानी विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष है वो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया था। तो राज्य सरकार ने 5 जून को है वो इसके संरक्षण के लिए है वो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो चलाया था। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का है वो प्रथम राज्य था, यानी गोडाउन के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया ये भारत का प्रथम राज्य है वो राजस्थान ही था। 1980 में जयपुर में गोडाउन पर पहला अंतरराष्ट्रीय है वो सम्मेलन आयोजित किया गया था, यानी गोडाउन पक्षी के लिए पहला आयोजन है, पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है वो जयपुर में किया गया था। कब किया गया था? 1980 में किया गया। तो गोडाउन है वो राज्य पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए इसके कौन से इसका प्रजनन काल होता है, ये सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं, ये हमने पढ़ा। यानी ये राजस्थान के 3 क्षेत्र है वहां मिलता है। एक तो सोरसन 12 है, सोकलिया अजमेर है और मरु उद्यान जैसलमेर में मिलता है। तो ये था राज्य पक्षी गोडाउन। अगला देखते हैं राज्य पुष्प। राज्य पुष्प है वो रोइडा का पुष्प है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा है। रोइडे को राज्य पुष्प का दर्जा है वो 1983 में दिया गया था। रोइडे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अडुलेटा, इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अडुलेटा। रोइडे के पुष्प है वो मार्च और अप्रैल में है वो इसके पुष्प खिलते हैं। रोइडे को राजस्थान का सागवान कहा जाता है या इसको तथा इसको मरुशोभा भी कहा जाता है। मरुशोभा क्यों कहा जाता है कि ये मरुस्थल में जब इसके पुष्प दिखाई देते हैं तो बहुत सुंदर दृश्य बनता है, तो इसको मरुशोभा कहा जाता है। रोइडा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें ये रोइडे के वृक्ष है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रोइडे के पुष्प का रंग एक तो गहरा केसरिया होता है और हिरमच पीला रंग का होता है। हिरमिच पीले रंग का होता है। जोधपुर में रोइडे के पुष्प को मारवाड़ का टीक कहा जाता है, यानी मारवाड़ का टीक भी कहते हैं रोइडे के पुष्प को, मारवाड़ का टीक। रोइडे को जरबिल नामक एक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है, यानी एक जरबिल नाम का चूहा है कोई जो इसके तने को छेद कर देता है और जिससे ये सूख जाता है। तो जरबिल नाम का एक रेगिस्तानी चूहा इसको है वो नुकसान पहुंचा रहा है।
तो दर्जा 1983 में दिया गया। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अडुलेटा, और इसको राजस्थान का सागवान या मरुसोबा भी कहा जाता है। अगला राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है वो राज्य वृक्ष है खेजड़ी। कौन सा है? खेजड़ी है। देखते हैं खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का जो दर्जा है वो 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दे दिया गया। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी के वृक्ष पर है वो 60 पैसे का, कितने पैसे का? 60 पैसे का है वो डाक टिकट जारी कर दिया गया। यानी 1988 में भारत सरकार ने है वो 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ये याद रखना, कब जारी किया? 1988 को, यानी पर्यावरण दिवस पर किया गया था। खेजड़ी का जो वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया है। वैज्ञानिक नाम इसका भी याद रखना, वैज्ञानिक नाम है प्रोसेपिस सिनरेरिया। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। परीक्षा में आ जाए, बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा? तो खेजड़ी। थार का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से इसको है वो जाना जाता है खेजड़ी को। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेजड़ी को वंडर ट्री, ठीक है, भारतीय मरुस्थल का सुंदर वृक्ष है वो इसको कहा जाता है। अब सर्वाधिक जो खेजड़ी है वो शेखावाटी में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलेंगे? शेखावाटी क्षेत्र में है वो खेजड़ी के वृक्ष देखने को मिलेंगे। और जिले की बात करें तो जिले नागौर जिले में ये वृक्ष है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा है वो विजयादशमी के दिन की जाती है। विजयादशमी यानी विजयादशमी को है वो तेजादशमी भी कहते हैं। ये कब आती है? आश्विनी शुक्ल पक्ष 10 के अवसर पर की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर होते हैं। यानी खेजड़ी के नीचे प्राय है वो लोक देवता होते हैं, वहां मंदिर होते हैं। खेजड़ी के नीचे ही है वो मंदिर, कोई लोक देवता का वो थान बना देते। और ज्यादातर है वो गोगा जी के, झुंझार जी के, इनके मंदिर होते हैं। कहते हैं गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव है वो गोगा। इस तरह से खेजड़ी के मंदिर के नीचे थान होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में है वो जांटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जांटी। जांटी यानी हरियाणवी और पंजाबी भाषा में इसको है वो जांटी कहा जाता है। खेजड़ी को है वो तमिल भाषा में है वो पेयमे कहते हैं। तमिल भाषा में क्या बोलते हैं इसको? पेयमे। और कन्नड़ जो भाषा है इसमें इसको बोलते हैं बनाबनी। क्या बोलते हैं? बनाबनी। और हमारे राजस्थान में बनाबनी बोलते हैं। जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनका विवाह से पहले उनको बनाबनी कहा जाता है। खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा कहते हैं। सिंधी भाषा में क्या बोलते हैं? छोकड़ा। खेजड़ी को बंगाली भाषा में है वो छाई गाछ कहा जाता है। बंगाली भाषा में छाई गाछ, बंगाली भाषा में छाई गाछ कहा जाता है। खेजड़ी को विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो समी के नाम से पुकारते हैं। यानी खेजड़ी को समी के नाम से, विश्नोई समाज के लोग हैं वो समी के नाम से कहा जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में है वो सीमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमलो कहते हैं। इसके अलावा खेजड़ी है वो राजस्थान के अलावा तेलंगाना राज्य का राज्य वृक्ष भी है, जहां पर इसको जरमेटी कहा जाता है। तेलंगाना का है, ठीक है। आगे देखिए, खेजड़ी की हरी पत्तियां सांगरी, फल गर्मी में लगते हैं ये। खेजड़ी की जो फलियां होती है इनको सांगरी कहते हैं। और खेजड़ी का पुष्प है वो मिंजर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियां है वो खोखा कहलाती है। खेजड़ी की पत्तियों से बना जो चारा होता है उसको लूम या लुंग कहते हैं, ठीक है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र है वो खेजड़ी के वस्त्र में छिपाए थे। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष हैं जो 1000 वर्ष पुराने माने जाते हैं, और ये है मांगलियाबास अजमेर में। यानी खेजड़ी के वृक्ष की उम्र बहुत अधिक होती है, और जो 1000 वर्ष पुराने 2 खेजड़ी के वृक्ष है वो मांगलियाबास गांव है अजमेर में, यहाँ पे है वो। मांगलियाबास गांव में हरियाली अमावस्या
यानी श्रावण में आती है हरियाली अमावस्या, वहां पर वृक्ष मेला लगता है। तो वृक्ष मेला कहां भरता है? मांगलियाबास अजमेर में। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। सेलेस्ट्रमा और ग्लाइकोट्रमा जो कीड़े हैं वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी के वृक्ष को अंकित किया गया है। यानी बीकानेर के जो शासक थे वो अपने जो प्रतीक चिन्ह था लोगों के रूप में है, वो खेजड़ी के वृक्ष को है वो बनाया है। 1899 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी? 1899 ईस्वी या विक्रम संवत 1956 में पड़े छपनिया अकाल के दौरान है वो खेजड़ी के वृक्ष है वो लोगों के जीवन का सहारा बनाया था। यानी उसकी छाल को पीस कर है वो भोजन बनाया था। कब? 1899 में, जब छपनिया अकाल पड़ा था। ऑपरेशन खेजड़ा अभियान है वो 1991 में चलाया गया था। तो इस अभियान के तहत है वो खेजड़ी के वृक्ष को बचाने का है वो आंदोलन चलाया गया था। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान है वो 1604 में दिया गया था और जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा दिया गया था। यानी वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान कब दिया गया? 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा के द्वारा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान है वो 1700 ईस्वी में नागौर के मेड़ता परगना के पोलावास में, कौन से गांव में? पोलावास गांव में बूचा जी के द्वारा दिया गया था। और खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में दिया गया था। तो खेजड़ी के वृक्षों के लिए उनको बचाने के लिए जो पहला बलिदान, याद रखना, ये किसके द्वारा दिया गया था? अमृता देवी बिश्नोई ने है वो 1730 में दिया था। और ये लोग थे 363 लोग, जिसमें 69 तो महिलाएं थी और 294 पुरुष थे। और ये खेजड़ी है वो जोधपुर जिले में है। ग्राम या गुडा बिश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया गया था। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये खेजड़ी बलिदान हुआ था और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी को है वो खेजड़ी है वो मेला लगता है। अमृता देवी के पति का नाम रामोजी बिश्नोई था। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान शाका कहलाता है या खाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर के जो शासक थे वो राजा थे अभयसी। अभयसी ने खेजड़ी गांव में, खेजड़ी के वृक्ष बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे, तो दुर्ग या गढ़ के जो किवाड़ थे उनके दरवाजे बनाने के लिए है वो अपने सैनिकों से कहा कि वहां से खेजड़ी काट के लाया जाए और यहां से हम दुर्ग के दरवाजे बनाएंगे। तो उन खेजड़ों की रक्षा है वो अमृता देवी बिश्नोई और उसके ये पति कर रहे थे। तो यहाँ के सैनिक वो पेड़ काटने लगे तो अमृता देवी बिश्नोई ने उनको मना कर दिया। मना करने के दौरान भी वो पेड़ काटते रहे और 363 लोगों की है वो हत्या कर दी गई। तो ये है अभयसी के द्वारा आदेश पर गिरधर दास के द्वारा है वो 363 लोगों की है वो क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। खेजड़ी दिवस प्रत्येक है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है। कितने सितंबर को मनाया जाता है? 12 सितंबर को मनाया जाता है। और ये प्रथम खेजड़ी जो दिवस है वो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। यानी खेजड़ी जो दिवस है वो 12 सितंबर को मनाया जाता है और पहला जो खेजड़ी दिवस है वो 12 सितंबर है वो 1978 को मनाया गया था। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए दिए जाने वाला श्रेष्ठ पुरस्कार है वो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। यानी अमृता देवी के नाम पर एक और पुरस्कार कर दिया कि अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जो वन्य जीवों की संरक्षण के लिए दिया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत है ये 1994 में की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत 94 में की गई थी और ये प्रथम पुरस्कार है वो दिया गया था गंगाराम जी बिश्नोई को। ठीक है, ये जोधपुर के थे। खेजड़ी आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। चिपको आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का जो चिपको आंदोलन का उत्तराखंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में। और इस आंदोलन का नेतृत्व है वो सुंदरलाल बहुगुणा
के नेतृत्व हुआ था, उससे ये प्रेरणा स्रोत है। इसके बाद में अपना खेल आता है, अगला राज्य खेल आता है बास्केटबॉल। ठीक है, ये राज्य खेल है बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा है वो 1948 में दे दिया गया था। ठीक है, और बास्केटबॉल में कुल है वो 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखना कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 होते हैं। और बास्केटबॉल अकादमी है वो जैसलमेर में प्रस्तावित है, ये बनने वाली है बास्केटबॉल अकादमी, तो ये बास्केटबॉल से संबंधित है। उसके बाद में आता है राज्य नृत्य, और राज्य नृत्य है घूमर। कौन सा है, घूमर, जिसमें ये देखो महिलाएं घूमर करती हुई दिखाई गई है। इसमें घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। राज्य की आत्मा किसको कहा जाता है, घूमर नृत्य को कहा जाता है राज्य की आत्मा। घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया से हुई है। उत्पत्ति पूछे घूमर की, मध्य एशिया से, एशिया के भ्रंग नृत्य या मर्ग नृत्य से हुई है। घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, तीज त्योहारों पर आयोजित होता है। तो राजस्थान में जो घूमर नृत्य है वो मांगलिक अवसरों या तीज त्योहारों पर किया जाता है। स्त्रियां एक गोल घेरे में चक्कर लगाते हुए ये नृत्य करती है। स्त्रियां है वो गोल घेरे में नृत्य करती है। श्रृंगार से संबंधित यह नृत्य गुजरात के जो गरबा नृत्य है उससे संबंधित है। इस नृत्य को राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। यह नृत्य है वो राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। ये रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है। यानी ये नृत्य है वो महिलाओं द्वारा है वो 16 श्रृंगार करके ये नृत्य किया जाता है। और घूमर है, जब नृत्य किया जाता है तो जो घाघरा है वो गोल गोल घूमता है, उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे के घेर को है वो घूम कहते हैं, इसी के नाम पर इसका नाम है वो घूमर पड़ गया। सवाई, घूमर के साथ लगाया जाने वाला अष्टताल कैरवा है वो सवाई कहलाता है। पूछा जाए कि सवाई है वो कौन से नृत्य में ताल बनता है, कैरवा ताल, तो ये घूमर नृत्य में बनता है। याद रखना कौन से नृत्य में, घूमर नृत्य। ठीक है, और अगला आता है राज्य का गीत, राज्य गीत। और राज्य गीत है केसरिया बालम। राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पधारो मारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम है वो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। तो गाया किसके द्वारा था ये गीत, केसरिया बालम गीत है वो उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा इस गीत को है वो गा दिया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति है दिलाने का श्रेय बीकानेर की है वो अल्लाह जिल्लाई बाई है। कौन है, अल्लाह जिल्लाई बाई, बीकानेर की अल्लाह जिल्लाई बाई को है। अल्लाह जिल्लाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। इस गीत को गाया था उदयपुर की मांगी बाई ने, लेकिन इस गीत को है वो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि है वो बीकानेर की अल्लाह जिल्ला बाई ने इस गीत को प्रसिद्धि दिलाई। और अल्लाह जिल्लाई बाई को है वो राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। और भारत की जो कोकिला है वो कहा जाता है सरोजनी नायडू को। और ये गीत है वो कौन सी शैली में गाया जाता है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। तो ये था हमारा राज्य गीत कौन सा, केसरिया बालम। आगे देखो, अब है राज्य का शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, पूछा जाए कि उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, कथक उत्तरी भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। और दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य है वो है भरतनाट्यम। कौन सा, भरतनाट्यम। कथक भारत में प्रमुख घराना है वो, भारत का प्रमुख घराना पूछा जाए तो लखनऊ। और राजस्थान का जो प्रमुख घराना है वो है जयपुर घराना। और कथक नृत्य के जो जन्मदाता है वो माने जाते हैं भानुजी महाराज। तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम। कथक का भारत में प्रमुख घराना है लखनऊ घराना। और राजस्थान का प्रमुख घराना है वो है जयपुर घराना। और कथक नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं भानुजी महाराज माने जाते हैं। अब आते हैं राज्य पशु।
ऊंट, और ये आएगा पशुधन की श्रेणी में। वैसे राज्य पशु चिंकारा है वो है वन्य जीव की श्रेणी में। ठीक है, तो राज्य पशु ऊंट, ऊंट आएगा पशुधन की श्रेणी में। और पशु जो राज्य है, राज्य पशु ऊंट है, इसको राज्य पशु का जो दर्जा है वो दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। तो दर्जा कब दिया गया इसको याद रखना, 19 सितंबर 2014 को। ऊंट वध रोक अधिनियम है, ये बनाया गया था दर्जा देने के बाद में दिसंबर 2014 में, यानी सितंबर में इसको दर्जा दे दिया गया राज्य पशु का, और इसके वध पर रोक लगाई गई दिसंबर 2014 में। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केमलिन। वैज्ञानिक नाम क्या है? केमलिन। ऊंट को अंग्रेजी में है वो केमल के नाम से जाना जाता है। ऊंट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, और ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। यानी ऊंट को रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, और ये जहाज किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान के इतिहास का पितामह है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में है एकाधिकार है, यानी भारत में सबसे ज्यादा ऊंट है वो राजस्थान में है। राजस्थान में भारत के 70% ऊंट है, और ये 70% ऊंट है वो 2007 में, 81.37% 2012 में है, वो दर्ज किए गए थे जनगणना के आधार पर। राजस्थान की कुल पशु संपदा, ऊंट पशु संपदा का प्रतिशत है वो 0.56% है। राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? जिला है जैसलमेर। और सबसे कम की बात करें तो कम है प्रतापगढ़। ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में है। ऊंट अनुसंधान कहाँ पे है? वो जोहड़बीड़ बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान केंद्र। ये भारत सरकार द्वारा है, जो समय समय पर ऊंटों के ऊपर है वो अनुसंधान यानी शोध करती है। कैमल मिल्क डेयरी है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? कैमल मिल्क डेयरी है वो कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊंटनी के दूध को है वो मानव जीवन के लिए है वो श्रेष्ठ बताया है। क्यों बताया है? कि ऊंटनी का दूध है वो कैल्शियम में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और ये कई रोगों के लिए लाभदायक है, जैसे मधुमेह यानी शुगर के जो रोगी है उनके लिए ये दूध है वो लाभदायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया 2000 में, पानी को ठंडा रखने के लिए ऊंट की खाल से बने बर्तन को है वो कॉपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जल है वो ठंडा रहता है। ऊंटनी के दूध, ऊंटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसके दूध से है वो दही नहीं जमता है। कैल्शियम है वो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ऊंटनी का दूध मधुमेह है यानी डायबिटीज की रामबाण अवस्थी के साथ साथ यकृत व प्लीहा रोगों में भी उपयोगी माना जाता है। नाचना जैसलमेर का ऊंट है वो सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ऊंट की ये नस्ल है नाचना। ये क्या है? नस्ल है नाचना, यानी नाचना जैसलमेर की नस्ल है, और ये सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के यानी बीएसएफ के जवान है वो थाल मरुस्थल में जब इसका उपयोग करते हैं, इसकी सवारी करते हैं, तो नाचना ऊंट का ही प्रयोग करते हैं, इसी की सवारी करते हैं। गोमट फलोदी का ऊंट है वो सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। गोमट फलोदी का ऊंट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊंट है वो बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है, यानी बीकानेर की जो बीकानेरी नस्ल है वो बोझा ढोने के लिए काम में आती है। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊंट पाए जाते हैं। ये भारी नस्ल है, यानी लोग ज्यादातर ऊंट को है वो भार ढोने के लिए काम में लेते हैं, तो ये नस्ल है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। ऊंटों के देवता है वो पाबूजी को कहा जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ यानी सबसे पहले भारत में ऊंटों को लाने का श्रेय है वो पाबूजी को ही दिया जाता है। ऊंटों के देवता कौन है? पाबूजी है। राजस्थान में ऊंटों के देवता, राजस्थान में ऊंटों को लाने का श्रेय है वो पाबूजी को है।
ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि काल में पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो नायक जाति के भूपों द्वारा है वो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, और वाचन करते समय वो रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऊंटों के जो गलों में आभूषण होता है वो कौन सा होता है? आभूषण है वो गोरबंद होता है। आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है। ऊंटों में पाया जाने वाला रोग है वो सर्रा रोग है। कौन सा रोग है? सर्रा रोग है। उस सर्रा रोग को है वो तिवर्सा रोग भी कहते हैं। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना प्रदेश में ऊंटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में योजना है वो प्रारंभ की गई थी। ऊंटों का पालन पोषण करने वाली जाति कौन सी है? रायका जाति है, और रायका को रेबारी भी बोलते हैं, इनको देवासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? देवासी। ऊंटों की चमड़ी पर की जाने वाली कला है वो उस्त कला कहलाती है। ऊंट की जो खाल है उस पर चित्रकारी की जाती है, नक्काशी की जाती है, उसको बोलते हैं उस्त कला। उस्त कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्त कला को मुनवती कला या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्त कला मूलतः लाहौर की है। ये कला लाहौर की है, और बीकानेर के शासक थे अनूप सिंह। ये अनूप सिंह के समय है वो लाहौर से है वो बीकानेर में आई थी। उस्त कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक है वो अनूप सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और अनूप सिंह का काल उस्त कला का है वो स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अनूप सिंह का काल है वो उस्त कला का स्वर्ण काल कहलाता है, और अनूप सिंह का काल ही है जो बीकानेर चित्रशैली का भी स्वर्ण काल कहलाता है। उस्त कला के कलाकार है वो उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं, चाहे वो कलाकार हिंदू हो चाहे मुस्लिम। ऊंट के बच्चे को है वो टोरडी या टोडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। उस्त कला मुख्यतः बीकानेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले करते हैं। यानी उस्त कला का काम है वो या तो बीकानेर के या उसके आसपास रहने वाले लोग ही है वो करते हैं। उस्त कला का प्रसिद्ध जो कलाकार था वो था हिसामुद्दीन उस्ताद। प्रसिद्ध कलाकार कौन था? हिसामुद्दीन उस्ताद को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी है, और वर्तमान में इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार द्वारा इनको है वो सम्मानित भी किया जा चुका है। उस्त कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है वो है मोहम्मद हनीफ। वर्तमान में कलाकार कौन है? मोहम्मद हनीफ। परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि उस्त कला का जो प्रसिद्ध कलाकार कौन सा है? मोहम्मद हनीफ। चार ऑप्शन देकर। उस्त कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्श है। कौन? इलाही बख्श, जिसने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यूएनओ के कार्यालय में रखा हुआ है। इलाही बख्श है, इसने महाराजा गंगा सिंह का एक चित्र बनाया था, और ये चित्र है वो यूएनओ में रखा हुआ है। वो ऊंट की खाल पर बनाया था। महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी थी, जिसको गंगा रिसाला कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना बनाई थी, और उस सेना को गंगा रिसाला नाम दिया था। क्या नाम दिया? गंगा रिसाला। परीक्षा में गंगा रिसाला क्या है? तो ऊंटों की सेना है। सर्दी से बचने के लिए ऊंटों के बालों से बने वस्त्र को है वो भागला कहते हैं। क्या बोलते हैं? भागला। ठीक है, और ये भागला सर्दियों में बहुत गर्म रहता था। ऊंट पर कसी जाने वाली जो काठी है उसको कूंची कहते हैं, या बोलते हैं इनको पिलान कहा जाता है। ऊंट की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की जो कील होती है उसको कहा जाता है गिरबान। नाक में है वो एक लकड़ी की नुकीली कील डाली जाती है, और उसके बाद में रस्सी बनाई जाती है। उस रस्सी को तो बोलते हैं मूरी। क्या बोलते हैं? मूरी। और उस कील को बोलते हैं गिरबान। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ में एकत्रित वसा इनकी ऊर्जा का स्रोत है, यानी उसकी जो कुबड़ है वो उसकी ताकत का वो स्रोत मानी जाती है। तो दोस्तों आज हमने है वो राजस्थान के है वो प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, और अपने सुझाव है वो कमेंट में जरूर लिखें। हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं वो जल्दी शुरू होने वाली है। वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप अभिज्ञान कोचिंग रतनगढ़ नाम से ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स है वो खरीद सकते हैं। धन्यवाद।